करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भारत में 2 महापुरुषों की जयंती होती है। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता, और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन दोनों की जयंती की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। डिटेल कंटेंट आपका होने वाला है। शुरुआत करेंगे रिवीजन से। कल का रिवीजन पहले करेंगे 1 मिनट में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे आज की तरफ। पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी यूज हर्ट फॉर एक्शन। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है शाहरुख खान ने। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत पहुंच गया है 29वें स्थान पर। पिछली बार 28वें पर था। फर्स्ट पर अमेरिका है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। और 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मतलब 2024 में दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। इनको 2022 का दिया गया है। संस्करण पूछा जाएगा तो आप बताना 54वां इनको दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन करने की सोची है। कब? 92वीं वर्षगांठ पर। वर्षगांठ कब होती है वायुसेना की? 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जो कि भारत का पहला होगा, इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में जीत लिया है गोल्ड मेडल। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है 5000 मीटर की रेस में, और ये पूरा किया इन्होंने 13 मिनट 11.3 सेकंड में, जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको दी जा रही हैं। ये आपका वन लाइनर में भी पहुंचेगा। हाल ही में आयोजित 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा 30 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो सेंट जेरोम की जयंती पर मनाया जाता है। बाइबल के अनुवादक थे ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने रिवीजन किया है। कल हम लोगों ने इसका डिटेल में पढ़ा था। अब आज की करंट अफेयर की हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कल वाली करंट अफेयर का पीडीएफ आप फ्री में पा सकते हो एमजेटी ऐप पर। उसकी क्विज भी प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। ऐसे डेली, मंथली, वीकली सबका प्राप्त कर पाओगे। मंथली रिवीजन की वीडियो आ चुकी है। आपको चैनल पर जाकर के लाइव वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी मंथली करंट अफेयर की जो आई हुई है सितंबर मंथ की। ठीक है ना, उसको आप जाकर के जरूर ले लेना। एमजेटी ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का। 2 अक्टूबर को निम्न में से किसके जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, अब अभी यहाँ पर अगर उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन करके यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम डाल दिया जाता, तो बहुत सारे लोग आप में से उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन लगा देते, लेकिन वो वहीं पर आपका गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। समझने का प्रयास कीजिए। 2 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? ये है क्वेश्चन। तो आप बताना महात्मा गांधी। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 अक्टूबर को निम्न में से किस महापुरुष की जयंती होती है, तब आप लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी दोनों का नाम बताते। लेकिन किसकी जयंती के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये याद रखना, विश्व स्तर पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यूएन के द्वारा मनाया जाता है। आप जानते हो महात्मा गांधी जी दोस्तों शांति के और अहिंसा के प्रचारक थे, प्रसारक थे, एक महान रणनीतिकार, लंबी सोच रखने वाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अहिंसा दिवस के अवसर पर दुनिया में कई जगहों पर हिंसाएं चल रही हैं। अभी देखो, आज अभी मैं जस्ट इसके बाद एक सेशन करने वाला हूं, क्लास लेने वाला हूं। ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएट किया है, बहुत भयंकर तरीके से मिसाइल हमला किया है। मतलब कि ईरान अब अटैक पर आ गया है। तो अब इजराइल और ईरान में खुले तौर पर शुरू हो गई है वार एक बार फिर से। तो ऐसे ही दुनिया भर में कई जगहों पर तो हिंसाएं चल ही रही हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने के लिए ये शुरू किया गया था यूएन के द्वारा। कब से शुरुआत किया गया था? 2007 से। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अडॉप्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य देसी गायों को राज्यमाता का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने देसी गायों को राज्यमाता का दर्जा दिया है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ स्कीम भी इन्होंने शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ध्यान रहे एक बात कि ये देसी गायों के लिए होगा,
ठीक है ना। देसी गायों को ही राजमाता का दर्जा दिया गया है और देसी गायों में देवानी, लाल कंधारी, खिल्लर, डांगी और गौलाऊ हैं। अच्छा, जो गाय को पालेंगे उनके कल्याण के लिए प्रति गाय के हिसाब से 50 रुपए उनको दिए जाएंगे गौपालकों को। ओके, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग अफेंड हो रहे हैं, बहुत सारी राजनीति चल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक टाइम था जब भारत के पास अनाज की कमी हुआ करती थी। 60 के दशक में भारत बहुत गरीबी से जूझ रहा था, विशेष तौर से उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। खेती में हम लोग के पास उन्नत टाइप की किस्में फसलें नहीं हुआ करती थी, तो अमेरिका वगैरह से मंगाना पड़ता था। यही अमेरिका जो आज बहुत ही तैसी बनता है, यही ये सुअर वगैरह को खिलाने वाला गेहूं भारत को प्रोवाइड करता था। मतलब जो बिल्कुल रिजेक्टेड होता था गेहूं, वो प्रोवाइड करता था 50-60 के दशक में। और भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है ये गाय, भैंस, ऐसे बकरी, ऐसे जानवरों पर डिपेंड हुआ करते थे। इनको चरा करके इनको खिला पिला करके इनसे दूध आता था, दूध से बने प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इनका सेवन करते थे। उस टाइम पर सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था। और इसके बाद तो फिर मान लीजिए जब स्वामीनाथन साहब आए तो 66-67 में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। उसके बाद से तो देश कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। फिलहाल हमारे भारतवर्ष में तो हर जानवरों को इज्जत दी जाती है, हर पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको इज्जत दी जाती है। गौ माता तो विशेष स्थान रहा है, वेद पुराण के टाइम से भी चला आ रहा है। हम लोग महाराष्ट्र पर आएंगे। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिवसेना पार्टी के सीएम हैं और सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ के गवर्नर हैं। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से जाती है महाराष्ट्र से। लोनार झील का नाम याद रखना, हर बार मैं रिवीजन करवाता हूं, ये पिंक कभी कभी हो जाती है, इसका कलर पिंक हो जाता है, इसीलिए पिंक लेक भी कहते हैं। और पिंक किसकी वजह से होता है तो बताना आप, शैवालों की उपस्थिति के कारण हो जाता है ये पिंक। ठीक है, उपवन झील है, शिवसागर झील है, विहार झील है, वेन्ना झील है। यहाँ पर तडोबा नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है। और अभी औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया था, याद होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब। भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 हाल ही में कहां शुरू किया गया? काजिंद एक्सरसाइज। देखो, काजिंद अगर ऐसे लिखा है तो कम डिकोड कर पाओगे, अगर काजिंद को थोड़ा सा ऐसे लिख दें कैपिटल में तो ये थोड़ा सा डिकोड हो पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे किसके किसके बीच होता है। कजाकिस्तान और इंडिया, इनके बीच होता है काजिंद, ठीक है ना। KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में ये अभ्यास होता है हर बार। इस बार 8वां संस्करण है संयुक्त सैन्य अभ्यास का और ये इस बार हो रहा है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 30 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, 13 अक्टूबर तक चलेगा आपका। औली उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। शुरुआत इसकी 2016 से की गई थी। अच्छा, इसमें थल सेना और वायुसेना दोनों हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही भारत और कजाकिस्तान के बीच में हम लोग एक और अभ्यास करते हैं, प्रबल दोस्तीक। याद रखना, प्रबल दोस्तीक। वैसे संकल्प बैच में मैंने आपको देश वाइज करके याद करवाया है, अच्छे तरीके से तैयार करवाया है कि कौन से देश के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। जैसे भारत अमेरिका उठाओगे तो उसमें कई अभ्यास होते हैं, भारत फ्रांस उठाओगे तो उसके साथ कई अभ्यास होते हैं, है ना। जापान उठाओगे तो उसके साथ कई अभ्यास होते हैं, वो सब वैसे याद कराएं। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं, कजाकिस्तान देखते हैं है कहाँ पर। कजाकिस्तान अगर आप इंडिया के वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो यहाँ अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप ऊपर आओगे ना तो इधर आपको इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह छोड़ते हुए ये बड़ा सा देश दिखेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से एक खास बात याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब आप कहोगे लैंड लॉक्ड क्या है? स्थल रुद्ध जिसे कहते हैं, मतलब उसका चारों तरफ जो बॉर्डर लगता है वो जमीन से लगता है, मतलब कि समुद्र से नहीं लगता है। एक थोड़ा सा हिस्सा इसका पड़ता है कैस्पियन सागर का, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट लोग कि ये थोड़ा सा हिस्सा तो कैस्पियन सागर लगाता है, लेकिन चूंकि कैस्पियन सागर खुद अपने आप में लैंड लॉक्ड है इसलिए ये भी लैंड लॉक्ड ही माना जाता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सबसे बड़ा देश मंगोलिया है, ध्यान रखना, सेकेंड लार्जेस्ट स्थल रुद्ध मंगोलिया है, चाइना और रूस के बीच में पड़ता है मंगोलिया। ठीक है जी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होती है, आपने कई बार सुना भी होगा। ये प्रमुख अभ्यास हैं जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, रिवीजन करेंगे। ईस्टर्न ब्रिज 7 अभी समापन हुआ था इसका, भारत और ओमान के बीच में होता है, ओमान में। अल नजाह 5 ये भी जो है भारत और ओमान के बीच होता है और अभी ओमान में हुआ।
वरुण अभ्यास, वरुण, गरुण, फ्रिंजेक्स, शक्ति, ये सब भारत फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच होता है। उदार शक्ति ये भारत मलेशिया के बीच में होता है, उदार शक्ति और हरिमौ शक्ति दोनों। पर्वत प्रहार भारतीय सेना ने किया लद्दाख में। अभ्यास एमपीएक्स ये भारत रूस के बीच में हुआ एक एक्सरसाइज। तरंग शक्ति जो है भारत ने आयोजित किया है, पहली बार है भारत इतने बड़े स्केल पर ये वायुसेना का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। हाँ, एक और जरूरी बात, देखो कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और आज गांधी जयंती है बापूजी की, तो आज से ही ऑफर स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि के अवसर पर। आपको दुर्गा कूपन कोड यूज करने पर ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड में DURGA यूज करना है और आपको ये बैच एक बार फिर से मिल रहा है 399 में। जी हाँ, 399 में। इससे कम की उम्मीद मत करना, किसी भी ऑफर में इससे कम नहीं जाएगा। संकल्प बैच जो है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 240 की तो ई बुक ही दी जा रही है, उसके बाद वीडियो कंटेंट आपका इतना सारा है कि टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस इसमें डेली चल रही हैं। स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलेंगी, 12 महीनों की ई बुक मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा आपका मंथली वाइज, और ये सब स्टैटिक जीके के साथ स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलेंगी। तो संकल्प बैच जो है 399 ये हुआ है, एक बार फिर से मौका है, आप जा करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड में दुर्गा यूज करना है आपको। और अर्जुन बैच में भी बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए मैसेज कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक फिर से सुनहरा ऑफर है, इनको भी 399 में किया गया है। तो आप 399 में अर्जुन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट बैच है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस में चलेंगी, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एनटीपीसी वाले। तो एनटीपीसी और ये, और जिनको जीएस सफलता बैच लेनी है, जीएस पढ़ना है कंप्लीट, अब वो क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो रिकॉर्डेड बैच है, जीएस सफलता 3.0 जा करके वो लोग ले लेंगे। ये सभी आपको बैच कहाँ मिलेंगे? एमजेटी ऐप पर मिलेगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, कूपन कोड यूज करना है दुर्गा, DURGA, ठीक है ना। ये कूपन कोड लगाओगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, इन प्राइजेस में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया, जो कि ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 2007 से ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, हालांकि इन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया है, रिमोट दबा करके 29 सितंबर को। ये जापान की मदद से विकसित किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, देश में टोटल 11 औद्योगिक गलियारे हैं, ठीक है ना, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये सब किए जा रहे हैं विकसित। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था, 25 सितंबर को, ये बात ध्यान रखना। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाने की बात की है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने ये अपना अनुमान जारी किया, अपना प्रेडिक्शन जारी किया है कि बिजली के प्रोडक्शन में जो जीवाश्म ईंधन का यूज होता है ना, इसका प्रभुत्व समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। कब तक? 2030 तक ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू एंड बाय 2030। फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती थी, 2030 तक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इसका जगह ले लेगा, जो 50% जो है ये क्रॉस कर जाएगा शेयर। तो ये आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना प्रेडिक्शन जारी किया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी चीजें बताई हुई हैं, जैसे जैसे इन्होंने ये कहा कि आने वाले वर्षों में जीवाश्म ईंधन में निवेश किए जाने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी पर जो क्या कहते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा होती है, इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? इन्होंने कहा कि अगर मान लो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो $1 अगर जैसे जीवाश्म ईंधन में कर रहे हो ना, तो उसके बजाय $3 आप करो नवीनीकरण ऊर्जा में। इस हिसाब से रेशियो लेकर के चलो, 1:3 का रेशियो लेकर चलो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है नवीनीकरण ऊर्जा का ही होने वाला है। और नवीनीकरण ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देने वाली है आगे आने वाले समय में, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, दुनिया पूरी इसी की तरफ जा रही है, सोलर एनर्जी की तरफ, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई ने अपना प्रेडिक्शन किया है। आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई की स्थापना आप जानते हो 1 अप्रैल को हुई थी, और कब हुई थी? 1935 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, और
इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास, सॉरी गवर्नर है। 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास याद रखना। और उर्जित आर पटेल जो है इनसे पहले थे। इनसे पहले कौन थे? उर्जित आर पटेल 24वें गवर्नर थे और उन्हीं के टाइम हुई थी नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी कब हुई थी? कमेंट करके जरा डेट बता देना मुझे, याद है कि भूल गए? शक्तिकांत दास के समय 2000 के नोट आए और 2000 के नोट चले भी गए, लेकिन 24वें गवर्नर जो थे उनके नाम याद। 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी थे। चलिए, पहले गवर्नर ओसबार्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु का नया उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि पिताजी मुख्यमंत्री और बेटा जी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु कैबिनेट रिसफल, उदयनिधि स्टालिन एलिवेटेड एज डिप्टी सीएम। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे विधायक हैं, 4 लगभग विधायक जो हैं और कैबिनेट मंत्री का पद पाए तमिलनाडु की सरकार में। तो ये युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री अभी तक थे उदयनिधि स्टालिन, और अब हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री ऑफ तमिलनाडु। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं, यानी डीएमके पार्टी से हैं। ठीक है, दोनों लोग। तमिलनाडु आ गया है तो देखो सबसे नीचे यहाँ पर दक्षिण में है तमिलनाडु। राजधानी इसकी चेन्नई होती है। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में आपका 18 सीट यहाँ से जाती है। इसके अलावा आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। पुलिकट, कालीवली, सिंगालनन्नूर ये झीलें हैं। गुइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, प्रमुख नेशनल पार्क और वो है पलक्कड़ दर्रा यहाँ का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, भरतनाट्यम यहाँ का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। अगला, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया? क्रूज भारत मिशन, तो इसको अभी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, क्रूज भारत मिशन। और इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने ही इसका उद्घाटन अभी किया हुआ है अपने मंत्रालय के तहत। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब? 30 सितंबर को। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, क्रूज क्या होता है? एक एलिट टाइप का समझो शिप होता है जिस पर लोग पार्टियां वगैरह करने जाते हैं, है ना, आर.एन. खान जैसे लोग। तो यहाँ क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र हब बनाना, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इकोनॉमी का सोर्स होता है। बहुत जो अमीर लोग होते हैं वो जाते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा खासा चार्ज बनता है। और वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में ये बढ़ावा देने के लिए भारत के क्रूज पर्यटन को, इसके लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है। भारत में बहुत सारी ऐसी क्रूज शिप सेवा चल रही हैं, आपने देखा। जैसे एक तो यही वाला जिस पर ये जाकर उद्घाटन किए, एम्प्रेस ऑफ द सी। एम्प्रेस ऑफ द सी, इसका उद्घाटन किया गया था कुछ महीनों पहले, याद होगा आपको, बताया था मैंने। एक गंगा विलास क्रूज है। ठीक है, गंगा विलास क्रूज है, इसको याद रखना। ये तो सबसे बड़ा है। गंगा विलास क्रूज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, जो नदी में चलता है ना। कहां से कहां चलता है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है पता है? असम में है डिब्रूगढ़। वाराणसी तो यूपी में। तो गंगा विलास क्रूज भी याद रखना। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? सबसे तेज 27,000 रन बना दिया है अब विराट कोहली ने। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड, मतलब अपने ही देश के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और विराट कोहली अब 594 पारी में 27,000 रन कंप्लीट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड पर अब सचिन तेंदुलकर हैं जिनके नाम 623 मैचों में 27,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। और कुमार संगकारा जो है 648 मैच लिए थे 27,000 रन पहुंचने में। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग 27,000 पे ही टिके हैं, ये लोग उससे आगे भी गए थे, लेकिन 27,000 कौन कितने मैचों में पहुंचा था ये रिकॉर्ड की यहाँ बात हो रही है। तो रिकी पॉन्टिंग जो है 650 मैच लिए थे 27,000 रन पूरे करने में, और यहाँ विराट कोहली केवल 594 पारियों में ही ये पूरा कर लिए। अभी कानपुर में भारत बांग्लादेश के टेस्ट मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी हुई है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ वही है, बता दिया जो मैंने। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने कहां पर आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव जो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ध्यान रखना, इनके पास 2 मंत्रालय है,
एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में है और एक राज्य मंत्री है, अभी मैं बताऊंगा आगे। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। कहां पर किया है? तो ये इन्होंने किया है मुंबई में। आप देख पाओगे 30 सितंबर को मुंबई में इन्होंने ये आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट का उद्घाटन किया हुआ है। आयुष मंत्रालय मैं आपको कई बार बता चुका हूं, AUSH यानी कि आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, इसके लिए ये मंत्रालय है। अच्छा, इस बार आयुष मंत्री डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए गए हैं, इस बार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में है उसमें, ठीक है ना। तो आयुष मंत्रालय को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला कार्यभार देख रहे हैं। साथ ही साथ में ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का के रूप में ये देख रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कल या परसों में पूछा था, शायद वीकली में पूछा था, किसमें पूछा था क्वेश्चन कि आयुष मंत्री कौन है, तो एक दो लोगों ने ही आंसर किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। तो आप ध्यान रखना, प्रताप जाधव जो है ये आयुष मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देख रहे हैं, ठीक है, कोई केंद्रीय मंत्री वैसा नहीं है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए है, वृद्धजनों के लिए ये दिवस डेडिकेट किया गया है। इस बार की थीम है एजिंग विद डिग्निटी। एजिंग विद डिग्निटी थीम तो काफी लंबी है, दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये पहली लाइन ही पूछी जाएगी आपके से, ठीक है। तो 34वां इस बार का संस्करण है, 1991 से ये दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, भारत में वृद्ध किसे कहा जाता है, मतलब कब पता चलेगा कि ये वृद्ध हो गए हैं? तो भारत में ऑफिशियल तरीके से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको वृद्ध माना जाता है, जबकि यूएन मानता है 65 वर्ष या उससे अधिक को व्यक्तियों को, ठीक है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र में 65 वर्ष, भारत के हिसाब से 60 वर्ष से उम्र के। एक और बोनस क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसको RINL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में RINL के CMD बना दिया है अजीत कुमार सक्सेना को। अजीत कुमार सक्सेना, आप देख पाओगे यहाँ बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, गवर्नमेंट असाइन एडिशनल चार्ज ऑफ RINL CMD टू अजीत कुमार सक्सेना। RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये भी भारत सरकार की ही एक पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स वाली कंपनी है, और इसके CMD अब अजीत कुमार सक्सेना होंगे, अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको कि आपको संकल्प बैच में 399 में एक बार फिर से मिल रहा है और अंतिम मौका है समझो, अब इसके बाद तो शायद ही आपको मिले, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अर्जुन बैच में भी डिस्काउंट मिल रहा है, अर्जुन बैच एक बार फिर से 399 में हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और MJT ऐप पर आपको चीजें मिल जाएंगी। कोई भी सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो जगह जगह एप्लीकेशन में व्हाट्सएप का आइकन बनकर आएगा, आप जाकर के पूछ सकते हो, चाहे अर्जुन बैच के बारे में, चाहे GS सफलता के बैच के बारे में, चाहे संकल्प बैच के बारे में, या और भी सब्जेक्टिव बैच भी हैं, आप उसको भी जाकर ऑफर में ले सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस जानवर के काटने के कारण रेबीज होता है? तो चमगादड़, कुत्ता, लोमड़ी, इसके अलावा बंदर, इन सब के काटने से रेबीज हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति का शीतकालीन प्रवास कहाँ है? तो ये है सिकंदराबाद में, ठीक है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, ठीक है। ये लाइफ टाइम नहीं रहेगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड रहेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट वो दूसरे कैटेगरी में चला जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? आपको कमेंट करके बताना है। वुशु खेल किस देश का मूल खेल है? कमेंट करके ये भी बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।